नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबको स्वागत है। आज हम कल की ही तरह आज फिर लाइव टेस्ट देंगे। आज ये इतिहास के प्रश्न हैं। 50 प्रश्नों का एक संग्रह है। आपको पूरे 50 प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उनका उत्तर कमेंट सेशन में देना है। हर प्रश्न के बाद में इस प्रश्न का उत्तर और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बताऊँगा जितना हो सकेगा, ठीक है। और आपको ध्यान से सभी प्रश्नों को देना है और सभी अपने अपने नंबर्स काउंट करते रहो और लास्ट में अपनी स्कोरिंग दिया करो, ठीक है ना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन ये है दंतिदुर्ग, दूसरा कृष्ण प्रथम, तीसरा इंद्र द्वितीय और इनमें से कोई नहीं चौथा है। तो मैं आपको बता दूं जल्दी से 4 ऑप्शनों में से एक राइट आंसर टिक करना है आपको, जल्दी करिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है उसका किसने की थी। प्रश्न ये है तो दंतिदुर्ग, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। दंतिदुर्ग जो है वो उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। 8वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सेन वंश की स्थापना किसने की। सेन वंश की जो स्थापना है वो किसने की। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूरसेन। 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कौन से सेन भाई साहब होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा, सेन वंश की जब स्थापना की बात आ जाए तो वहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी हेमंत सेन जो हेमंत सेन है वो राइट आंसर है, ठीक है। हेमंत सेन ने ही इसकी स्थापना की थी। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, ध्यान दीजिएगा, सेन वंश जो है वो बंगाल का एक राजवंश था, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। एलोरा की गुफा बनवाई, अजंता की गुफा बनवाई, एलोरा की गुफाएं बनवाई या फिर एलोरा में शिव मंदिर बनवाया, इनमें से कुछ नहीं करवाया। तो जल्दी से जब इसके आंसर की बात आ जाए तो जल्दी से इसका आंसर टिक करिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कृष्ण प्रथम था, वो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने जो है एलोरा के शिव मंदिर में, ठीक है, एलोरा का शिव मंदिर बनवाया। क्या बनवाया था, एलोरा का शिव मंदिर जो है वो उसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एलोरा का जो शिव मंदिर है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजवंश कृष्ण प्रथम के द्वारा ही बनवाई गई थी, ठीक है, ध्यान देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल को, कुषाण काल को, मौर्य काल को या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है, जल्दी राइट आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इनमें से जो बल्लभी काल की जब बात की जाए तो कहाँ जाते हैं हम लोग, गुप्त काल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गुप्त काल में जाते हैं, क्योंकि बल्लभी काल गुप्त काल के समान ही था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, ठीक है, कहता है भारत की अन्य नई रुइयों से अधिक सफ़ेद है क्या। यह विचार किसका था। भारत की अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, ये किसका विचार था। अलेक्जेंडर का था, मेगास्थनीज का था, हेरोडोटस का था या इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके देना है, ठीक है ना। तो आपको बता दो राइट आंसर इसका क्या हो, जल्दी टिक करिए, मेगास्थनीज, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राजदूत था। उसने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम है, जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए क्या नाम है उस पुस्तक का। इंडिका नाम है, जिसने मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6वां नंबर। ये कहता है गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे। गुप्त राजा जो थे वो कौन से सिक्के चलवाए थे, दीनार, ड्रम, रूपक और सुवर्ण। 4 सिक्कों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और फिर नीचे सही विकल्प दिया गया है। इनमें से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन में केवल 4 यानी सुवर्ण, दूसरा ऑप्शन केवल 1 यानी दीनार, तीसरा ऑप्शन 1 और 3 यानी दीनार और रूपक, चौथा ऑप्शन दीनार और सुवर्ण। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त राजाओं ने जो है वो दीनार और सुवर्ण 2 तरह के 2 सिक्के चलवाए थे, दीनार और सुवर्ण, ठीक है, ध्यान देना।
जो दीनार है, गुप्त वंश के जो राजा थे, 2 सिक्के जो चलाए थे, दीनार की बात जब करें तो दीनार जो है रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था, और सुवर्ण जो है वो सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। सुवर्ण जो है वो सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। ठीक है, ध्यान देना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने के, चांदी के, तांबे के, या इनमें से तीनों के? तो ध्यान देना, जब कुषाण की बात आ जाए तो उन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए, चांदी के सिक्के भी चलवाए और तांबे के सिक्के भी चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है, ध्यान देना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर राइट आंसर होगा। कुषाण जो होते हैं इनको तुषारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट की जब बात की जाए तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करना है। राइट आंसर आप टिक करिए फटाफट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा, बृहद्रथ। ठीक है, 8 नंबर का बी नंबर राइट आंसर बृहद्रथ, क्योंकि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ ही था। ठीक है ना, जिसे उनके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर एक नया वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, वो क्या है? अगला प्रश्न कहता है, अभिधम्म ने कथावस्तु के बारे में किसने लिखा था? अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा था? अश्वमेध, महाकश्यप, मोगलपुत्तिश, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है। तो आप क्या होगा, जल्दी से आप टिक करिए राइट आंसर। तो क्या हो सकता है राइट आंसर इनमें? जल्दी से बताइए। अभिधम्म की बात की जाए तो क्या आएगा? मोगलपुत्तिश आएंगे। राइट आंसर सी नंबर राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि मोगलपुत्तिश जो है बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षु विद्वान थे। ठीक है, ध्यान देना, मोगलपुत्तिश जो है भिक्षु और विद्वान थे, कहाँ के? बौद्ध धर्म के। वह अशोक को वह जो थे वो अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे, और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु मोगलपुत्र ही थे, ध्यान देना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 10 नंबर है। इसी तरह 50 प्रश्न टोटल होंगे, ध्यान देना। जो 10वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग कमेंट में आंसर देना है। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सौत्रामणि में, राजसूय में, पुत्रेष्टि में, या अश्वमेध में? 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है, ध्यान दीजिए। तो जब बात की जाए वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो था वो सौत्राणी यज्ञ को सूरा के नाम से जाना जाता था, ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या होगा? सौत्रामणि। वैदिक काल में जो सूरा का प्रयोग किया जाता था, तो सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था, ध्यान देना। ठीक है, तो या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका सौत्रामणि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पारुष्णी नदी के किनारे, वितास्ता के किनारे, गंगा के किनारे, या सिंधु के किनारे? 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अब इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पारुष्णी होगा। पारुष्णी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। पारुष्णी की जब बात आ जाए तो ध्यान दो, 10 राजाओं का जो युद्ध पारुष्णी नदी के किनारे ही हुआ था। जो ये 10 राजाओं का युद्ध की बात कही गई है, ये कहाँ हुआ था? पारुष्णी नदी के किनारे ही हुआ था। इनमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं को अपने युद्ध में हराया था। ठीक है, ध्यान देना, इसलिए इसको 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन, रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है, टिक करना है। जल्दी से बताइए, राइट आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोमपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, रामपाल ने की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो अब बात आ गई सोमपुरी। अभी जस्ट इसके पहले हम एक प्रश्न पढ़ के आए हैं, सोमपुरी विश्वविद्यालय। तो अब इसका जो प्रश्न है अब यहाँ पे बदल दिया, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रामपाल ने। अब बात यह आ गई, जब रामपाल की बात आई तो क्या आ गया कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो रामपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की
स्थापना की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी। ध्यान देना, गौतम बुद्ध की जो महामाया थी वो लिच्छवी की थी, कोली की थी, सोलंकी की थी या फिर शाक्य की थी। गौतम बुद्ध का इतना बेहतरीन लेक्चर क्लासेस में अवेलेबल करवाया गया था कि सभी बच्चे जो है उसको, जितने भी बच्चे अटेंड किए हैं वो गौतम बुद्ध को नहीं भूल सकते। ध्यान देना, तो अब उनको बता दें कि जब गौतम बुद्ध की माँ के बात आ जाए तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश से थी, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोलीय वंश। ध्यान देना, गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कौन से वंश की थी, कोलीय वंश की थी। ठीक है, कौन से वंश की थी, कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम था महामाया। ठीक है, वो क्षत्रिय कोलीय वंश की रानी थी। ठीक है, उनका विवाह जो है किसके साथ हुआ था, शुद्धोधन के साथ हुआ था। शुद्धोधन जो शाक्य गण के कौन थे, मुखिया थे, उनके साथ हुआ था। ध्यान दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। भट्टारक ने, गोपाल ने, कुमारगुप्त ने, धर्मपाल ने। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है, तो जल्दी बताइए। तो जब बात आ जाए वल्लभी विश्वविद्यालय की, तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास जो है वो भट्टारक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भट्टारक। ठीक है, ध्यान देना। फिर इसके बाद जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विक्रमशिला। ध्यान देना, इसी तरह पूरे 50 प्रश्न हैं, अच्छे से आपको पूरे सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। जो नहीं बन रहे हैं तुक्का भी मार देना, लेकिन उसमें राइट में देखना। देखो, गलत करने का एक ये होता है, जब गलत हो जाता है कोई चीज़ और फिर वो सही हो, सामने वाला जब सही बताए और आप उसको गलत बताते तो वो प्रश्न कभी भूलता नहीं। इसलिए आप लोग गलत भी हो जाए तो हो जाने दो, उसको ध्यान से रखो और पढ़ो। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न आ गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था, तो विकास की जब बात आ जाए तो पहला ऑप्शन जो है धर्मपाल है, महेंद्रपाल है, गोपाल है और कुमारपाल है। तो पहला ऑप्शन धर्मपाल इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, धर्मपाल ने इसका स्थापना, इसकी जो है वो विकास किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ठीक है, ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ। ध्यान देना, नालंदा जो विश्वविद्यालय का विकास है वो किसके काल में हुआ, चंद्रगुप्त के काल में, स्कंदगुप्त के काल में, कुमारगुप्त के या समुद्रगुप्त के। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करना है। ध्यान देना, तो आपको बता दें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा जो विश्वविद्यालय का विकास है गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय में हुआ था। कुमार जो गुप्त है वो गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र भी था। ठीक है, तो बात आ गई कुमारगुप्त, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न ये कहता है कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, बौद्ध धर्म की जब बात आ जाए तो जो हीनयान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। हीनयान जो है वो अंग मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का विश्वास करता है। किस पे करता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। और वह क्या करता है, अपने भगवान बुद्ध को ही मानता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको देना है। ध्यान दीजिए, तो जब आपको बात आ जाए कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक जो है वो राइट आंसर होगा। अब विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में जब बात करें तो इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ और भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम भी बताए गए थे विनय पिटक में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कहता है, अगला प्रश्न जो कहता है ध्यान से समझिएगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक या फिर विनय पिटक और शुद्ध पिटक। ठीक है, यानी बी और सी। तो सी नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। आपको जल्दी से राइट आंसर आपको सही तरीके से देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। ये कहता है बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था। तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का जो विकास है किसके काल में हुआ था,
अशोक के, कालाशोक के, कनिष्क से या अज्ञातशत्रु के? तो कनिष्क के काल में हुआ था। ध्यान दीजिए, कनिष्क जो है वो महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। असंग ने, ध्यान देना, असंग ने इसकी शुरुआत की। किसने इसकी शुरुआत की? असंग ने इसकी शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर। ये कहता है बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 4 संगीतियाँ थी। तो जब बात आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ संगीति में हुआ। कब हुआ? चतुर्थ संगीति में हुआ। ठीक है, ध्यान देना। अब बौद्ध धर्म महायान और हीनयान और विभाजन चतुर्थ संगीति में जब हुआ, यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे? महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलपुत्तिश और अश्वघोष। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है महाकश्यप वो है इसका राइट आंसर। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन जो महाकश्यप वो राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यही अध्यक्ष थे उसके। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत अज्ञातशत्रु के समय में हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे कौन? महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलपुत्तिश और सबकमी। ठीक है, ध्यान देना। तो कौन थे? तो ध्यान देना, इसके जो शिष्य थे, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष की बात की गई है, तो अध्यक्ष जो थे द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में वैशाली में हुई। ये कालाशोक में हुई थी। अध्यक्ष की जब बात की जाए तो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, ध्यान देना, उसके अध्यक्ष की जब बात की जाए तो क्या थे? वसुमित्र थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? तो ध्यान देना, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? तो इस समय जब बात की जाए अशोक, कालाशोक, अज्ञातशत्रु और कनिष्क की, तो कनिष्क के काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, ध्यान देना। अब अगले काल में बात की जाए 26 नंबर प्रश्न की, तो अब जब बात हो रही थी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत की, तो 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई थी। ध्यान देना, और वसुमित्र और अश्वघोष दोनों जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताया जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को जो है वो कौन सा? गौतम बुद्ध जब गृह त्यागे थे तो क्या लेकर के त्यागे थे? बताया गया था आपको, कमल, स्तूप, घोड़ा या चक्र। ठीक है ना, तो एक घोड़ा लेकर भागे थे। अब घोड़े का नाम भी आपको कमेंट में बताना है जल्दी से, कौन सा घोड़ा लेकर के वो निकले थे रात में 12 बजे। ठीक है, ध्यान देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, तो गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा या बोधि वृक्ष। तो जब निर्वाण की बात की जाए, गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था, निर्वाण की बात की जाए तो वहाँ पे कौन है? बोधि वृक्ष जो है राइट आंसर होगा। ध्यान देना, बोधि वृक्ष क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है, अब ध्यान देना, जब बोधि वृक्ष की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा जान लो आप लोग। ठीक है, कि गौतम बुद्ध को कुशीनगर से निर्माण प्राप्त हुआ है। जो निर्माण प्राप्त हुआ है वो बोधि वृक्ष, ठीक है, वहीं से हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष, घोड़ा, कमल या चक्र, कौन सा चिन्ह बताता है? तो बात आ गई गौतम बुद्ध के जीवन। ध्यान देना, गौतम बुद्ध से संबंधित 3 प्रश्न आ चुके हैं, 4 प्रश्न। ध्यान देना, गौतम बुद्ध की जीवन में कौन सा चिन्ह बताता है? तो आपको क्या बताना है? बोधि वृक्ष, घोड़ा, कमल या चक्र। तो क्या हो सकता है भाई? कमल जो है गौतम बुद्ध के जीवन को बताता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो हमारा 29 नंबर प्रश्न है। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? इसी तरह पूरे 50 प्रश्नों के ध्यान देना। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना था, कंथक था, देवदत्त था और इनमें से कोई नहीं था। तो चन्ना जो है वो गौतम बुद्ध का सारथी था। ध्यान देना, चन्ना जो था वो गौतम बुद्ध का सारथी था। कमेंट में सभी को आंसर देते रहना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 30 नंबर, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? ठीक है, सारथी थे, घोड़ा था, नौकर था या फिर पत्नी थी। ठीक है, तो अभी अभी आपकी बात की गई है कि कौन सा घोड़ा वो लेकर के रात से निकले थे पिछले प्रश्न में, तो आप याद कर लो क्या नाम था? कंथक नाम था। ठीक है,
तो बुद्ध के जीवन में जो बात कही जाए तो कौन सा राइट आंसर होगा, कंथक जो है, बी नंबर घोड़ा राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान देना, घोड़ा क्या होगा, शाही घोड़ा। ठीक है, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, रामायण, महाभारत, वेद और रामचरित क्या है। तो सबसे बड़ा, जब बात की जाए विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य की जब बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा, महाभारत होगा। महाभारत, इसकी रचना जो है वो वेदव्यास के द्वारा की गई थी। ध्यान देना, इसकी रचना जो है वेदव्यास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बोगाज को ये अभिलेख कहाँ खोजा गया था, भारत में, ईरान में, सीरिया में या टर्की में। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर टर्की होगा। ध्यान देना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है टर्की के बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर। अगला प्रश्न ये कहता है कि अष्टांग ग्रहण की रचना किसने की, बाणभट्ट, बगभट्ट, हर्ष या पाणिनि। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। अष्टांग भट्ट की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई। ध्यान देना, अष्टांग संग्रह जो है आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बगभट्ट के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 34 नंबर है। 34 नंबर कहता है कि 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, चालुक्य, पल्लव, पांड्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, चालुक्य, परमार और सोलंकी, चोल, चेर और पांड्य। तो जब बात आ जाए यहाँ पे 8वीं सदी की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा चालुक्य, पल्लव, पांड्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न कहता है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है, चेर से, चोल से, पांड्य से या पल्लव से। तो ध्यान देना, कोरोमंडल जो शब्द है वो चोल राज्य से लिया गया है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। ध्यान देना, कोरोमंडल जो है वो क्या है, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चोल होगा। क्या होगा राइट आंसर, चोल होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कौन सा कथन गलत है, पांड्यवंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, या फिर डी नंबर कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा वो कोई नहीं ही होगा, क्योंकि क्या था, पांड्य की जो राजधानी थी, ठीक है, पांड्य की जो राजधानी थी, ध्यान देना, पांड्य की जो राजधानी थी वो मदुरई थी, पांड्य की राजधानी जो थी वो मदुरई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है 37 नंबर। 37 नंबर कहता है कि ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, इंद्र के लिए या सोम के लिए। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सोम होगा। ठीक है, डी नंबर जो है वो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। ये कहता है अंतिचक, ध्यान देना, अंतिचक जो है विक्रमादित्य अंतिचक की बात की जाए, बसार की बात की जाए, चंद्रमोहन की बात की जाए, तो प्रश्न आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जल्दी सभी लोग कमेंट में बताना है आंसर, अंतिचक में था, बसार में था या चंदीवन में था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अंतिचक होगा। ठीक है, पहला ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब अंतिचक की बात आ जाए तो ध्यान दो, यह भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना जो है वो पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ध्यान देना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है, तो क्रूपचंद को कहा जाता है, अमिताभ को कहा जाता है, मैत्रेयी को कहा जाता है, कनिक मुनि को कहा जाता है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो महायान बौद्ध ग्रंथों की जब बात की जाए तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, मैत्रेय होगा। क्या होगा राइट आंसर, इसका होगा सी नंबर, मैत्रेय। ध्यान देना, सी नंबर जो है राइट आंसर होगा मैत्रेय, क्योंकि यहाँ पे मैत्रेय जो थे बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को ही बताया जाता है। ध्यान देना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 40 नंबर प्रश्न है। ये कहता है कि किन 2 वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था, प्रतिहार और परमार, प्रतिहार और चंदेल, प्रतिहार और चोल, प्रतिहार और पोल। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है। तो
तो ध्यान दीजिए प्रतिहार जो थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रतिहार और पोल। अब बात समझना, 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश थे, 3 वंश थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश और दक्कन में राष्ट्रकूट वंश। ध्यान देना, तो जब यहाँ पे कहाँ की बात आ गई, राष्ट्रकूट की। अब राष्ट्रकूट के साथ जो बात आ गई तो क्या होगा, प्रतिहार और चंदेल। प्रतिहार और चंदेल जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रतिहार और चंदेल, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा प्रतिहार और पोल होगा। ठीक है, चलिए अगले ये प्रतिहार और पोल। अगले प्रश्न पे किसी को कोई डाउट है वो लोग कमेंट में बता देना, हम बता देंगे आपको। ठीक है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? कौन सा जो वंश है वो ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? ठीक है, तो कौन सा वंश है, तो आपको बता दें सेन, पाल, प्रतिहार और चालुक्य। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप बता दीजिए से फट से। तो सेन जो है ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है, ध्यान देना। ठीक है, अगला 42 नंबर प्रश्न, कौन सा मिलान सही नहीं है? नागनाथ हर्ष, ठीक है, बताओ जल्दी से कौन सा मिलान सही नहीं है? नागनाथ हर्ष, ठीक है, या फिर मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृगकटिक, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर की 4 पुस्तकें हैं, ध्यान देना। तो इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि नागनाथ एक संस्कृत नाटक है, ध्यान देना। नागनाथ जो है एक संस्कृत नाटक है, ठीक है, जिसकी रचना हर्ष ने की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। मत्स्यकटिका की रचना शूद्रक ने की। ठीक है, और रत्नावली की जो रचना है वो उदयन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, उदयन के द्वारा रत्नावली की गई थी, जबकि यहाँ राजशेखर दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? परम सौगात की उपाधि जो है किसने धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए राजवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राजवर्धन की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी परम सौगात की? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राजवर्धन राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि परम सौगात की उपाधि राजवर्धन ने धारण की थी, क्योंकि राजवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। ठीक है ना, ध्यान देना, गौड़ के राजा किसने कर दी थी? शशांक ने कर दी थी। तो इसका राइट आंसर राजवर्धन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या वर्धन। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो जब बात आ जाए गुप्त राजाओं की बात, किन राजाओं ने वो बनाया अपना गरुड़ को अपना राष्ट्र चिन्ह बनाया, तो किन राजाओं ने बनाया? तो अब यहाँ पे जब बात आ जाती है तो किसने बनाया था? तो 4 ऑप्शन है, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोल और वर्धन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? किन राजाओं ने राज्य चिन्ह बनाया था इसको, गरुड़ को अपना? ठीक है, क्या किन राजाओं ने बनाया था? राष्ट्रकूट ने बनाया था। किसने बनाया था? राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था। किसी को कोई डाउट है कमेंट पे पूछ लेना, बात कर लेना, बता देंगे आपको। ठीक है, और सभी लोग कमेंट में आंसर दो फटाफट। 50 प्रश्न टोटल है, 45 हो गए। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम, अपनी स्कोरिंग भी बताना है। ठीक है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे? सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी और हाल। 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर आपको जल्दी से बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सातकर्णी प्रथम जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सातकर्णी प्रथम, इसका राइट आंसर होगा। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश, गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के ही सिक्के जारी किए थे, ध्यान देना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, योद्धों का प्रमुख स्थान कौन सा था? तो योद्धों का जो प्रमुख स्थान कौन सा था? रोहतक था, मगध था, राजस्थान था या फिर उज्जैन था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है, रोहतक था। ध्यान देना, योद्धाओं का जो हरियाणा में एक रोहतक जगह है वहाँ योद्धाओं का प्रमुख स्थान था। कार्तिकेय योद्धा के प्रमुख देवता थे। ठीक है, कार्तिकेय जो थे योद्धाओं के प्रमुख देवता थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन था, मंतराज था, नीलराज था या फिर विष्णुगुप्त था? 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है।
तो 4 ऑप्शनों में से जब सही आंसर की बात आ जाए तो विष्णुगुप्त जो है वो सही आंसर है। विष्णुगुप्त क्या है, वो सही आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब जब विष्णुगुप्त की बात आ जाए तो समझ लो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। ध्यान देना, किसके समय, समुद्रगुप्त के समय। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। विष्णुगुप्त कब का था, पल्लव वंश का राजा था, ध्यान देना, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर है। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था, हस्तिवर्मन या फिर समुद्रगुप्त या पुष्यमित्र, शुंग और प्रवरसेन। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, सही आंसर इसमें होगा प्रवरसेन प्रथम ने। ध्यान देना, प्रवरसेन प्रथम जो है उसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। क्योंकि प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने तीसरी शताब्दी में 5वीं शताब्दी तक से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना जो वंश की स्थापना है वह विंध्य शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन था। कौन सा राजा था, गुप्तकालीन समकालीन था, प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है 49 नंबर, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, D.R. भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, R.P. चंद और विलियम जोन्स। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विलियम जोन्स जो है वो सही आंसर होगा। ध्यान देना, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने एंड्रोकोट्स भी कहा, ठीक है। अब अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की बात आ जाए, सभी लोग अपना स्कोरिंग जरूर बताना और सभी लोग कमेंट पे आंसर देना और इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना। यदि समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, ठीक है ना, कुछ नहीं आता एक लाइक में, ठीक है। और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। और सभी लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कंटिन्यू, यदि कोई कमी है तो आप सलाह एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। हमारा ये नंबर यहाँ पे डला हुआ है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो, एडवाइस दे सकते हो, ठीक है, कॉलिंग कर सकते, ठीक है। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे, मौर्य, गुप्त, पल्लव और चोल। तो यहाँ पे जब बात आ जाए किस राजाओं ने सीरिया के साथ संबंध बनाए थे, तो कौन बना सकता है भाई, मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। कितने राजाओं का, 5 राजाओं का। तो अब जब 50वें नंबर के आंसर की बात आ जाए तो क्या होगा, मौर्य होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सभी लोग अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।